Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे as you all know we are discussing class 10th chapter number 4 in economics part 5. तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में. हमने देखा ग्लोबलाइजेशन को ब्रॉड एस्पेक्ट में इन आवर प्रीवियस पार्ट्स, और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे उसी के आगे. वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. हमने ये भी देखा इंडिया में किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, किस तरह से 1991 में इंडिया जो है क्राइसिस में था, तो उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उस टाइम की जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ओपन कर दी, और उससे क्या हुआ? इंडिया एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ चला गया, जिसमें एलपीजी में किस किस के रिफॉर्म हुए? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन हमारा टॉपिक है. तो इंडिया ने उस टाइम पे 1991 से ही ग्लोबलाइजेशन शुरू कर दिया था, अपनी इकोनॉमी खोल दी थी. तो उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. उसके बाद कंपटीशन बढ़ा, बहुत से जो बिजनेसेस थे वो एस्टेब्लिश थे वो खत्म हो गए, और नए नए बिजनेसेस जो है वो शुरू होने लगे. अब इन सब चीज़ों की वजह से कंपटीशन बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट जो है एक मार्केट बनकर रह गया. अब कंपटीशन और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे हमारे पिछले वाले पार्ट में. हम देख रहे थे कि भाई कंपटीशन अनसर्टेन कंपटीशन जो है एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से चलता है. तो हमने देखा था कि द ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स. Faced with growing competition, most employers these days prefer to employ workers flexibly. This means that workers' jobs are no longer secure. तो वर्कर्स की जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है. वाई? बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज टू हाई. एवरीवन वांट्स टू गेट चांस इन द मार्केट. तो जब इतने सारे लोग खड़े हैं मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो कंपटीशन इतना बड़ा है कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस करेगा तो मे बी हिज बिजनेस सक्सेस, बट चांसेस कम होते हैं बिकॉज पहले से ही एस्टेब्लिश्ड होते हैं, और एस्टेब्लिश जो है अपने सारे के सारे कंज्यूमर्स को अपने पास रखेंगे, किसी और के पास नहीं जाने देंगे. चाहे आप उनकी कम प्राइस में भी करो वो आपको नहीं करने देंगे. इस तरह की कई सारी चीजें होती है. तो इस वजह से क्या है, let us see how the workers in the garment export industry in India are having to bear this pressure of competition. जो कंपटीशन का प्रेशर है वो हर किसी के पास होता है. कैसे? मैं आपको बताता हूँ. जब एक पर्सन होगा, मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई है ना, पेरेंट है कोई, मान लीजिए 2 पेरेंट्स है, उनका एक ही चाइल्ड है, तो उसमें कंपटीशन क्या है? उस चाइल्ड के लिए कोई कंपटीशन नहीं है. अब मान लीजिए उनके 2 चिल्ड्रन है, उसके बाद क्या होगा? 1 और 2 दोनों में कंपटीशन होगा कि भाई किसके पास ज्यादा आएगी. अगर किसी और को ज्यादा मिल गया तो वो ज्यादा चाहेगा, तो उससे क्या होगा? एक तरह से कंपटीशन हो जाएगा. वही यहाँ पे जब कोई एक कंपनी एस्टेब्लिश है, उसको किसी का कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ रहा, हर चीज उसको मिल रही है. मगर जैसे ही दूसरे आ गए, अब उसे अपनी प्राइसेस जो है कम करनी पड़ेगी, अब उसकी क्वालिटी बेटर करनी पड़ेगी, कंज्यूमर्स को जो है इससे ऐसे ऐसे ऑफर्स देने पड़ेंगे जिसकी वजह से उनको फायदा हो. तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. तो प्रेशर कंपटीशन का बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, और ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज में ये सारी चीजें देखने को मिलती है. तो एक गवर्नमेंट वर्कर और एक प्राइवेट वर्कर में यही अंतर है. गवर्नमेंट वर्कर के पास बहुत सारे फैसिलिटीज होती है, बेनिफिट्स होते हैं, बट प्राइवेट वर्कर हैज फैसिलिटीज देयर आल्सो, बट उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो कभी भी खत्म हो सकती है. इट मे बी विड्रॉन बाय द एम्प्लॉयर एनी टाइम. सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज कई तरह से यहाँ पे चीजें करती. ये सारी चीजें यहाँ पे, ये कोई आपने कोई इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली का दिया हुआ, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी शुड स्किप इट. अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. तो जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब क्या है? कि ग्लोबलाइजेशन में भी हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन मिलना चाहिए. मीन्स फेयर मार्केट होना चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन अ लॉन्गर रन. सो द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन. अब ये सारी चीजें जब हमने देखी कि भाई कुछ कंपनीज तो बंद हो गई, उनका जो बिजनेस था वो बंद हुआ, बहुत सारों की जॉब चली गई, तो देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था.
डिजास्टर था एक तरह से आप कह सकते हैं। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब कुछ लोग तो जमे जमाए जो बिजनेस थे वो ठप हो गए, और जो एजुकेशन जिनके पास थी उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि कई सारी फॉरेन कंपनीज आई, कई सारी चीजें आई, तो उन सबको तो अपॉर्चुनिटीज मिल गई और कुछ को लॉस हुआ। सो ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट, और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है अपना बेनिफिट शेयर नहीं किया। सो सिंस ग्लोबलाइजेशन, जब से हमारे इंडिया में 1991 से ही आप देखें ग्लोबलाइजेशन रफ्तार पकड़ने लग गया था, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट था, तो उस समय जितनी भी कंपनीज थी वो भी जानती थी ये सारी बातें। तो जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली तो ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे बहुत ज्यादा, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी। हर चीज, आप चाहे एक पेन खरीदे, आप चाहे कुछ भी खरीदे, आप देखेंगे पेन में भी लिखा होगा मेड इन जर्मनी। वाई? बिकॉज जो भी चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन में वो हर चीज इस तरह से हो गई है कि हर जगह आपको हर किसी के प्रोडक्ट मिलेंगे। द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। हर चीज फेयर होनी जरूरी है कि भाई आप अपने लोगों को, मान लीजिए आप अपनी कंट्री में वही आइटम जितनी रेट में बेच रहे हैं और किसी और कंट्री में वही आइटम कुछ और रेट में बेच रहे हैं, तो क्या हो गया? अनफेयर प्रैक्टिसेस हो गई। बट ये प्रैक्टिसेस जो है ये भी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इस वजह से उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं इंडिया में आईटी सेक्टर कितना ज्यादा बूम किया इसके बाद, एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। जितने भी बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो सारे के सारे जो है बेटर तरीके से हों, ये भी उनकी मंशा रहती है। सो द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई? एक मेजर रोल प्ले कर सकती है, किसमें? इन मेकिंग दिस पॉसिबल। इस चीज को पॉसिबल करने में जो है गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच बट ऑफ द पावरफुल, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। कि भाई आप रिच और पावरफुल लोगों की गवर्नमेंट तो हमेशा सहायता करती है, बट गवर्नमेंट क्यों चुनते हैं लोग? ताकि गरीबों की सहायता। सो जो पॉलिसीज है वो इंडिकेट भी करनी चाहिए कि भाई वी आर गोइंग टू हेल्प पीपल इन अ लॉन्गर रन और मे बी इन अ स्मॉलर रन। सो यू हैव read about some of the possible steps that the government can take. गवर्नमेंट कई सारी चीजें लाती है, जैसे आजकल जैसे ग्रामीण विकास अभियान, और आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान हो गया, या फिर कई सारे जो ऐसे इनिशिएटिव, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? टू improve the skills of workers, to improve the conditions of workers. These things are happening. For instance, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ गया, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई, कंपनीज बहुत ज्यादा हो गई, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों? कारण उसका यह है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा कि अगर उनको कभी भी हायर और फिर फायर भी कर दिया जाएगा तो उनके राइट्स डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। कि भाई आप उन्हें आज हायर कर रहे हो और कल ही आपने उन्हें फायर कर दिया, आपको लगा आपको उनकी जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के राइट्स जो है उन वर्कर्स के प्रोटेक्ट होंगे। सो इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। अब इन सब चीजों से क्या होगा? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी बेटर बेनिफिट होगा, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के यहाँ भी बहुत ज्यादा बिजनेस होने लगेगा इस वजह से, और लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लोग ज्यादा बाय करेंगे इफ देयर जॉब्स इज सिक्योर्ड फॉर सम टाइम। सो इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। कि भाई जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स है उनका यूज करके भी गवर्नमेंट ऐसा करती है। कैसे? कि मान लीजिए आपके इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट कहेगी अच्छा ऐसा हो रहा है
हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, क्या करेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। तो क्या होगा? अब जो भी बोलेगा मैं आप इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, बोलेगा पहले आप ड्यूटी पे करो। कितनी ड्यूटी है? तो आपसे बोलेंगे कुछ अमाउंट में, वो बोलेगा कि भाई इतने में तो हमारा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं, तभी तो हमने बढ़ाया है ताकि लोग ना खरीदें। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो वही कंट्री करेगी तो फिर उनके वहाँ हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से कंट्रीज करती है। तो ये सारी की सारी जो है ट्रेड वेरियस, इन्वेस्टमेंट वेरियस, इन सबको एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। आजकल आप देखेंगे ना, कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड है या डेवलपिंग में थोड़ी बहुत बेटर है, वो क्या करेगी? आजकल वॉर का यूज नहीं करेगी। आजकल ये इकोनॉमिक जो है, ये इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बड़ी चीज है। आजकल इकोनॉमी पे ही वॉर चलती है। किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी गिरा दो, कंट्री अपने आप खत्म हो जाएगी। So it can negotiate at the WTO for fairer rules. अब कई बार जो है डेवलप्ड कंट्रीज चल जाती है WTO के पास कि भाई इंडिया बात नहीं मान रहा। भाई इंडिया बोलेगा क्या बात नहीं मानी मैंने? तो इंडिया वाले उसे कहा जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा कि भाई आप जो है अपने फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइस पे चीजें प्रोवाइड करते हो और उस वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारे वो जो भी प्राइस हमारी हाई है वो नहीं खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि भाई हम तो ऐसा करेंगे, आपने पहले भी ऐसा किया था अपने फार्मर्स के साथ, हम क्यों ना करें? अब आप कह रहे हो कि फेयर प्रैक्टिस नहीं है, फिर आपने उस टाइम पे क्यों किया? सो इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। अब WTO में क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा है, यूरोप की सारी कंट्रीज आ जाएगी, नॉर्थ अमेरिका की आ जाएगी, साउथ अमेरिका की आ जाएगी। वही जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हमेशा यही इशू उठाएगी, भाई हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, सो वी शुड गिव देम सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो ये सारे इश्यूज जो है आते रहते हैं WTO में। सो इन द पास्ट फ्यू इयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO। अब WTO में भी कई सारी चीजें होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि आप सबको मैं बता चुका हूँ, पहले गेट था, फिर वर्ल्ड WTO बन गया। बट WTO बनने के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि भाई आप अपनी इकोनॉमी खोलो, आप ये खोलो वो खोलो। तो डेवलपिंग कंट्रीज भी सोच रही थी कि इतना ज्यादा मेहरबान क्यों रहे, बट मेहरबान नहीं हो रहे थे। ये चाहते थे कि आप अपनी जो भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी खोल दो, तो क्या होगा, हमारे जो भी प्रोडक्ट है हम वहां पे डंप कर देंगे, उससे क्या होगा, उनको होगा बेनिफिट, और हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं जो भी उठे भी नहीं, उनके यहाँ तो जाएंगे नहीं प्रोडक्ट, तो सारे के सारे प्रोडक्ट वो हमारे यहाँ ही बनाएंगे और उनके ही प्रोडक्ट बनेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से एक तरह से वो जो है कंट्रीज को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाना चाहती थी, और डेवलपिंग कंट्रीज जानती थी। इस वजह से इस इशू को हमेशा जब भी वो रेस करते हैं डेवलप्ड वाले, डेवलपिंग कभी नहीं मानते। सो दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड that people also can play an important role in the struggle for fair globalization। कि भाई आपके लिए जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है हमारे लिए अनफेयर है, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक अनफेयर प्रैक्टिसेस करी और अब आप चाहते हो फेयर करो, तो पहले आपकी वो अनफेयर प्रैक्टिसेस की वजह से हमें जो नुकसान हो उसकी तो भरपाई हो जाए, उसके बाद हम फेयर भी कर लेंगे। तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पर होती है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए कई सारे प्रोटेस्टर्स हैं। अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकांग विच इज अ स्टेट लाइक इन चाइना। चाइना में ही है हांगकांग, मगर आजकल हांगकांग जो है एक स्टेट की तरह ये करता ही है, बट फॉरेन अफेयर्स चाइना के पास। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेस्टर्स ही हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, WTO के अगेंस्ट में रैलियां कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें करते रहते हैं। अब ये समिंग अप है। समिंग अप मीन्स हमने हमारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, कुछ समिंग अप दिया हुआ है कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ी। तो अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देख चुके हैं अभी तक कि भाई इन दिस चैप्टर वी लुक एट और लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर ली, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को देखा, इंटीग्रेशन कंट्रीज के बारे में देखा, मल्टीनेशनल कंपनीज को देखा, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, IT, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस। जो भी हमने डिस्कस किया वही एक तरह से समिंग अप है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड इट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो चलिए अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने एक तरह से पूरा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है।
एंड इफ यू हैव लर्न माई लेक्चर्स वेरी वेल, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे कराऊंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर होमवर्क ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्रेस इन योर वर्ड्स। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है आपके ओन वर्ड्स में। अब ओन वर्ड्स में लिखा है, डजंट मीन यू हैव टू राइट व्हाटएवर यू वांट टू। आपको वो लिखना है जो ग्लोबलाइजेशन के रिलेशन में है, ओन वर्ड्स है, बट रिलेशन आपको बेटर बतानी है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन तो हमारी चैप्टर का ही नाम है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप? मैंने आपको बताया था शुरुआत में ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके शुरुआत की डेफिनेशन से आएगी। चलिए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको जो बताया था वही यहाँ पे आएगा। आ जाइए देखते हैं। तो आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है। चलिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे। तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। ये देखिए, इंटरलिंकिंग कंट्रीज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है ग्लोबलाइजेशन के पार्ट है। हर चीज़ में आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो वही चीज़ें ये सारी की सारी यहाँ पे आएगी। यहाँ देखिए कितना कुछ है जो हमने देखा था। अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन से आपको आंसर मिलेगा। तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का नाम है, बट ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में भी एक ग्लोबलाइजेशन है जिसमें मीनिंग बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप ये बता सकते हैं, एग्जाम्पल से वो आप बता सकते हैं इफ यू वांट टू, बट जो मेन डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? द ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ तक आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी, किस तरह से चीज़ें होंगी बिसाइड द मूवमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी जो है आपको बतानी पड़ेगी। तो वहाँ से लेकर के तो पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आएगी, फिर उसके बाद यहाँ तक आपको जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देने होंगे। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने ओन वर्ड्स में आपके जो एक्सपीरियंस हो, आपकी कुछ करंट इवेंट की नॉलेज हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। इट विल अफेक्ट योर आंसर इन अ गुड वे इफ यू राइट सम करंट इवेंट्स। तो चलिए, ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ग्लोबलाइजेशन का जो आंसर है वो सबका सेम होगा, बट जो एग्जाम्पल है मे बी डिफरेंट, क्योंकि करंट इवेंट्स आप लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी, आप चाहें तो एक एग्जाम्पल डिनोट कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। What was the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? इसके द्वारा, बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स क्यों लगाती है, क्या कारण है? What are the reasons? Why did it wish to remove these barriers? और क्यों इससे बोला जाता है कि भाई सारे बैरियर हटा दो? तो कारण एक ही है, वो है एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं कम इंडिया के, और इंपोर्ट होता जा रहा है बड़ा। तो अगर इसी तेजी से इंपोर्ट बढ़ते रहे तो इंडिया का जो खजाना है वो पूरा खाली हो जाएगा इंपोर्ट को चुकाने में ही। तो इस वजह से इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट पे लगा देता है बैरियर्स। तो क्या होगा? जितने बैरियर्स लगेंगे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो लोग इंपोर्ट करना ही भूल जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट जितना करेंगे उतना महंगा बिकेगा इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें होती है, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करती है। कई बार आपने सुना होगा चाइनीज गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं। तो अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनको बचाने के लिए कई सारी गवर्नमेंट ऐसे हथकंडे अपनाती है, मीन्स कई सारे बैरियर्स जो है वो अपनाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ओवरव्यू भी दे दिया, अभी आप होमवर्क में करके लाइए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंट्रीज? तो मैंने आपको बताया था, तो ये आपका होमवर्क होगा। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज? बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके मैंने आपको शुरुआत में बताए ही थे, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5।
Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think should the developing countries demand in return? क्या चाहेंगी वे डेवलप्ड कंट्रीज? इंडिया के बारे में अगर आप सोचे तो क्या होगा? इंडिया जो है और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्यों चाहती है, डेवलप्ड कंट्रीज क्यों चाहती है उनको लिबरलाइज करना? क्योंकि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना चाहती है, और इन डेवलपिंग कंट्रीज के पास क्या नहीं है? उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी गैप है, इस वजह से चाहती है। और दूसरी बात, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है? मार्केट है। तो इन सब चीजों के वजह से ये चाहती है। और ऊपर से यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू थिंक शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न? क्या डिमांड कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज? सिर्फ एक चीज डिमांड कर सकती है, और वो क्या है? कि भाई आप क्या करो, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज से लोग हैं, उनको ई वीजाज देना दो, ई वीजाज जो है देना शुरू कर दो। और ई वीजाज दोगे तो उससे क्या होगा? जितने भी हमारे कंट्री मैन है वो क्या जाएंगे? दूसरी कंट्री में, वहां पे वर्क करेंगे, फिर वापस इंडिया में आके इंडियन की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो कई सारी डिमांड्स है, वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दे कैन पुट फ्रॉम द पुट बिफोर द दे कैन। तो इस तरह से जो है चीजें करी जा सकती। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या बात कर रहा है? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये कैसे आप बताएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे यूनिफॉर्म नहीं है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, तो ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आपको आंसर आपका मिल जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब 7 क्या है? हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? तो ये भी मैंने आपको बताया है, तो ये भी हो जाएगा। अभी जो 6, 8, 9, 10 है ये आपको होमवर्क में करने, कौन से? 8, 9, 10, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में भी आपको आसानी से आप कर सकते हैं, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए 12, मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? मैच करना है फॉलोइंग को। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? बाय एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बताइए ऐसा होता है? बिल्कुल, चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स। उन्हें क्या कहेंगे भाई? ट्रेड वेरियर्स, ऑटोमोबाइल, गारमेंट, फुटवेयर, कॉल सेंटर्स, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे होती है। इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, IT हेल्प इन स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया था, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट, द पास्ट 2 decades of globalization has been rapid movement in goods, services, people between countries, investment, goods, services एंड इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन कंट्रीज। बताइए ग्लोबलाइजेशन के 2 decades के बाद रैपिड मूवमेंट्स होने लग गए, किस पे? गुड्स पे, सर्विसेज में और पीपल में। गुड्स में, सर्विसेज में और इन्वेस्टमेंट में बिटवीन कंट्रीज में। बताइए, तो देखा जाए तो गुड्स, इन्वेस्टमेंट और पीपल बिटवीन कंट्रीज में जो है कई सारे रैपिड मूवमेंट्स आजकल आप देखेंगे। अब आ जाइए, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू सेट अप न्यू कंट्रीज, सॉरी सेट अप न्यू फैक्ट्रीज। क्या करते हैं वो? बाय एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज, फॉर्म पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। ज्यादातर जो है पार्टनरशिप करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ ऑल द पीपल, ऑल ऑफ पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और नन ऑफ देम। बताइए, इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस किसमें कराया उन्होंने? लोगों की लिविंग कंडीशन में, ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज में। तो देखा जाए तो वर्कर्स में थोड़ा बहुत बदलाव उससे आया है।
तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये कुछ एडिशनल एक्टिविटी इफ यू वांट टू डू यू कैन। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। क्या होता है चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।